हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। आज हम जो है वो जेबीटी टैट के जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 12 जुलाई 2025 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसके जो साइकोलॉजी पोर्शन है उसके हम 30 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बताई है एक चीज कि आप लोगों को पता है जैसे कि साल के 2 बार आप लोगों का जो है वो एचपी टैट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो जो हमारा जुलाई सेशन में जून जुलाई के टाइम पे एक एग्जाम होता है, एक नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है। तो जो जुलाई सेशन में आप लोगों का अभी जो है इससे पिछला जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसके जो 30 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी के हुए हैं उनको हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बताया गया है, कल्चर बाइस्ड टेस्ट के बारे में बोला गया है कि जो संस्कृति पक्षपाती परीक्षण है वो कौन सा है इनमें से। ये आपसे पूछा है कि आपका कल्चर बाइस्ड टेस्ट जो है वो कौन सा है। वर्बल टेस्ट है यानी कि जहां पर हम जो है वो इंक मतलब आपके जो है इंक और पेपर का यूज करते हैं या पेन पेपर का यूज करते हैं, या आपका स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट है यानी कि जहां पर आपका कोई मानकीकृत परीक्षण है जहां पे एक मानक होता है सेट किया हुआ, या फिर आपका नॉन वर्बल टेस्ट है जहां पे आपके जो है वो सिंबल्स हैं, पिक्चर्स कॉम्पोजिशन है, या फिर आपके ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका जो कल्चर बाइस्ड टेस्ट है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्बल टेस्ट। आपने देखा होगा जब भी हम कल्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वहां पे आपको वर्बली तो कोई ना कोई चीज करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जो है दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पे वर्बल टेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। वर्बल टेस्ट आर ऑफन, ये कैसा है, कल्चर बाइस्ड है बिकॉज दे रिलाई ऑन लैंग्वेज। ये किस चीज के ऊपर रिलाई करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, भाषा के ऊपर डिपेंड करता है, वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड कल्चर नॉलेज के ऊपर, संस्कृति का जो हमारे पास नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, विच कैन डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ये जो है वो हमें हर एक चीज के बारे में विच कैन डिसएडवांटेज करता है इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट जो बैकग्राउंड है, जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनको डिसएडवांटेज भी यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, इनमें से परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा है, यानी कि प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण कौन सा है। कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, एस जलोटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, या वेस्लर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉज इंक ब्लॉक टेस्ट आपके पास जो है, कॉज ब्लॉक डिजाइन जो है वो क्या है हमारे पास, परफॉर्मेंस टेस्ट है। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो वहां पे परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प करता है, और कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज थ्रू टास्क रेदर देन वर्बल आंसर्स। वर्बली आंसर नहीं करने, आपने वहां पे कुछ काम करके करना है, ठीक है। कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एक क्या है, क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, IQ रेंज इन मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। जो जिनमें जो बौद्धिक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं हम, कैसा है IQ रेंज जो है वो मॉडरेट लेवल की है, तो वो कौन सा है, 55 से 70 के बीच में, 35 से 55 के बीच में, 20 से 35 के बीच में, या बिलो 20 यहाँ पे बोला है। तो बौद्धिक कमी के मध्यम स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, मॉडरेट रेंज कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी 35 to 55 है ये क्या है आपके पास, मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को सारी चीजें बताई गई हैं कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन IQ रेंज 35 to 50। वाइल अगर हम माइल्ड के बारे में बात करें तो 55 से 70 के बीच में माइल्ड आ जाएगी हमारी, और जो आपकी सीवियर की बात करें तो वो 20 से 35 के बीच में आती है। तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए। अगर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पूछा है तो ये रहेगा, सॉरी मॉडरेट अगर पूछा है, अगर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पूछा है तो 55 से 70 के बीच में रहेगा। अगर सीवियर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पूछी है तो 20 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। क्या कहा गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम क्या कहेंगे? भावनात्मक बुद्धिमत्ता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। सबसे पहले किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने दिया है, आर्थर जेनसन ने दिया है, सैल्वियन मेयर ने दिया है, जेपी गिलफर्ड ने दिया है। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैल्वियन मेयर ने दिया है। बिने ने जो है वो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, इमोशनल का नहीं दिया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सैल्वियन मेयर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। इन 1990 डिफाइनिंग इट एज द एबिलिटी टू परसीव, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? किसी चीज को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड मैनेज करते हैं इमोशंस को। ठीक है, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल साइकोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है जिसे हम एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं, डैश द्वारा विकसित किया जाता है। तो वो कार्ल जुंग द्वारा विकसित किया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था, एरिच फ्रोमेन के द्वारा किया गया था, या कैरन हॉर्ने के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप की गई थी कार्ल जुंग के द्वारा। वैसे तो अगर हम कार्ल जुंग की पर्सनैलिटी वाइज के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया हुआ है। अगर हम एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये भी जो है आपके कार्ल जुंग ने ही डेवलप की हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिटिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या है? यहाँ पे किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है? ये कॉन्सेप्ट, एम्फेसाइजिंग कॉन्सेप्ट लाइक कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप एंड पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर जो है ये इस चीज के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें समझ आए। तो दोस्तों, अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो क्लासेस को परचेज करना चाहता है, इन सारे टॉपिक्स को डीप डाउन जाकर जो है अपने टेट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छे से करना चाहता है, हर एक टॉपिक को कि वहां से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस तरीके से अगर पढ़ना चाहता है तो दोस्तों आप लोगों को जो है वो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये आप लोगों के पास जो है वो एक नंबर है 7018186561। इस नंबर के थ्रू जो है आप कोर्स को परचेज कर सकते हो और यहाँ से आपको जो भी कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है वो आप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोर्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता है तो आप लोगों को उन चीज़ों को जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और 24/7 जो है आपको हर एक टीचर की जो है यहाँ पे गाइडेंस भी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, कंप्लीट कोर्स की फीस की बात करें तो आप लोगों को फीस जो है वो 3000 रुपीज जो है वो पे करना है। वन टाइम आप लोगों की यहाँ पे फीस रहेगी जिस टाइम पे आप जो है एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का कंप्लीट जो है वो टेट का जो है वो सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड बाय, यानी कि एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, जॉन वॉटसन के द्वारा, जॉन डीवे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम जेम्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1890 में जो है वो एक बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के थे, इसीलिए हम इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या कहा गया है? एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस इज एस्टेब्लिश्ड एट बेंगलोर इन। क्या कहा गया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो कहाँ पे बेंगलोर में हुआ था, कब स्थापित हुआ है ये पूछा है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान डैश में बेंगलोर में स्थापित किया गया था 1954 में,
1879 में, 1974 में या 1989? पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है एस्टेब्लिश कहाँ पे है? बेंगलोर में है। कब हुआ है? 1974। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, इसकी फुल फॉर्म भी देखा जाए तो NIMHANS, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया है? द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। 2 डिफरेंट ओकेजन्स है हमारे पास, दोनों अलग अलग अवसर की बात कर रहे हैं। 2 अलग अलग अवसरों पर एक ही परीक्षण पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों की स्थिरता। इस टाइम पे अगर हम कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरी ओकेजन पे हम सेम उसी चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है उसी चीज के ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राप्त अंकों की स्थिरता, स्थिर है अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलायबिलिटी कहेंगे, यानी कि विश्वसनीयता कहेंगे। जब डिफरेंट ओकेजन के ऊपर अगर सेम रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हम यहाँ पर रिलायबिलिटी कहेंगे। refers to the consistency of a test that is whether it produce similar result over repeated administrations। अगर आप उसको बार बार कर रहे हो ना, दोबारा भी कर रहे हो, रिपीट भी कर रहे हो, तो आपको सेम रिजल्ट उस चीज का देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलायबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन। डैश मस्तिष्क के सचेत निर्णय के बिना स्वचालित रूप से होता है, यानी कि जहां पर विदाउट कॉन्शियस डिसीजन मतलब बिना सचेत निर्णय के बिना स्वचालित रूप से हो जाता है, उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, नर्व इंपल्स कहेंगे, या आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। यानी कि जहां पर वो अपने आप हो रही है, आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो उस चीज को करने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर आप नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम पलके झपकाते हैं, तो हम कॉन्शियस थोड़ी ना होते हैं, बिल्कुल हम सोच के थोड़ी ना करते हैं कि हमें इस टाइम पे पलके झपकानी है। या अगर किसी को जो है यौन आती है यानी कि जम्बाई आती है, तो वो उस टाइम पे सोच के थोड़ी ना करेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, यानी कि उनका हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जहाँ पे हम बिना कॉन्शियस हुए जो है वो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, हैंड फ्रॉम अ हॉट सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे जिस तरीके का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस थ्रू, यानी कि हम ऑटोमेटिकली किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स कर देते हैं। जैसे कि कोई हीट होती है, एकदम से हमारा हाथ, उसको अगर की गर्मी फील हो रहा है ना, एकदम से हमारा हाथ पीछे हट जाता है, तो वो भी क्या है? हमारा रिफ्लेक्स है, यानी कि जहां पे हम कॉन्शियस नहीं होते, अपने आप से वो चीज जो है वो हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्डहुड द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। यानी कि पियाजे के अनुसार बचपन के किस चरण में बच्चा मानसिक रूप से एक वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्राप्त करता है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। तो मानसिक रूप से वो उस वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्राप्त करता है जो शारीरिक रूप में वहां पे नहीं है। तो सेंसरी मोटर स्टेज हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के बारे में देखा होगा कि जैसे ही वो चीज वहां से हट जाती है तो उसके दिमाग से भी वो चीज हट जाती है। जब तक वो चीज उसके पास है तब तक वो उस चीज के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष तक चलती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, इस एज में टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। जब वो उसके मतलब हटा दी जाए तब वो उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचेगा, समझेगा, है ना। नेक्स्ट चीज है वैगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो वैगोत्स्की है, इन्होंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो बताया है। वैसे तो इनकी थ्योरी जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है?
इज ऑल्सो नोन एज डैश थ्योरी। वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में वैसे बात नहीं की है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश थ्योरी, कि उसके जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो जो वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी है, जैसे जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, वैसे ही वाइगोत्स्की की थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला। इसको और किस नाम से जानते हैं, जो उसकी रियल थ्योरी है जिसको हम जानते हैं, तो वो है आपका सोशियो कल्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सोशियो कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। Vygotsky's theory emphasizes that cognitive development occurs through social interaction and cultural tools। जो आपकी डेवलपमेंट होता है, आपका विकास होता है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, अगर हम समाज में एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करेंगे उसके थ्रू होता है। Hence it is called socio-cultural theory के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या कहा गया है, डैश इंक्लूड फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, वेट, आई, स्किन कलर एटसेट्रा। डैश में शारीरिक लक्षण जैसे आपकी ऊंचाई है, वजन है, आंख है, त्वचा का रंग है, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। डेवलपमेंट में होती है, ग्रोथ में होती है, जीनोटाइप में होती है, फिनोटाइप में होती है। तो ऐसा कौन सा हमारा जो है वो बॉडी का यहाँ पे लक्षण है जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि फिनोटाइप के ऊपर जो है वो बेस्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो हमारा फिनोटाइप है वो रेफर करता है ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज हमारे सामने है, जैसे किसी की हाइट है, किसी का वेट है, हम उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड किससे है, आपके जेनेटिक्स से एंड एनवायरनमेंट से, सच एज आपका हाइट है, स्किन कलर है एंड आई कलर है। तो ये अफेक्टेड इन्फ्लुएंस्ड किससे है, जीनोटाइप से है, लेकिन होगा क्या, आपका फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन। अटेंशन भी आपके पास एक टॉपिक आता है जिसे हम क्या कहेंगे, ध्यान कहेंगे। तो जो ध्यान का बहुविधा सिद्धांत है, यानी कि मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसने विकसित की है, ब्रॉडबैंड ने की है, ट्रेजमन ने की है, जॉनस्टोन एंड हिंज ने की है, या कोहलबर्ग ने की है। तो आपकी मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन जो है वो जॉनस्टोन एंड हिंज ने जो है वो यहाँ पे डेवलप की है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया था, ये जो जॉनस्टोन एंड हिंज है, इन्होंने मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन की थी, जो सजेस्ट करती है अटेंशन कैन ऑपरेट एट मल्टीपल स्टेजेस। जो आपका ध्यान है, यानी कि जो अटेंशन है, वो क्या कर सकती है, वो ऑपरेट हो सकती है मल्टीपल जो स्टेजेस है, बहुत सारी स्टेजेस पे, रेदर देन अ सिंगल फिल्टर। अगर हम सिंगल फिल्टर के कंपैरिजन पे बात करें, उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। द लर्निंग सिचुएशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलसेस। तो जीन पियाजे, ये आपके जो वाइगोत्स्की और आपके पास जो इवान पावलोव हैं, वाइगोत्स्की की बात नहीं कर रहे हैं हम, पावलोव की बात कर रहे हैं लर्निंग में। ठीक है। तो जो लर्निंग की सिचुएशन में क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो एसोसिएशन होती है दो स्टिमुलसेस के बीच में। तो दो स्टिमुलसेस की हमने यहाँ पे बात की थी, और वो दो स्टिमुलस कौन कौन से हैं आपके पास, वो आपका एक बेल आता है और दूसरा आपका फूड आता है। दो स्टिमुलस हैं आपके सामने हैं, बेल एंड फूड। इन दिस बेल इज, इसमें बेल क्या है आपके पास, ये पूछा है, जो घंटी है वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। तो जो आपकी बेल है वो एक स्टिमुलस है, पहली बात। तो स्टिमुलस तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो बेल क्या थी, एक कंडीशन प्रोवाइड की गई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक कंडीशन स्टिमुलस है, तभी जाके जो है आपको सलाइवा जो है वो जनरेट किया हुआ जो है वो डॉग वहां पर मिला, जिसने कैसा रिस्पॉन्स किया। जब कंडीशनड आपका स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स भी कैसा देखने को मिला, कंडीशनड ही देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, यानी कि जो आपकी
अव्यक्त अधिगम की अवधारणा है, जिसे लेटेंट लर्निंग हम कहते हैं, ये किसने विकसित की है? तो ये हमारी बंडूरा, कोहलर, स्किनर और टॉलमैन में से जो है वो टॉलमैन ने जो है यहां पर विकसित की है। ठीक है जी, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे क्या कहा गया है कि टॉलमैन ने जो यहां पे लेटेंट लर्निंग के बारे में जो है बताया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है? जो लर्निंग हमारी होती है वो अकर्स विदाउट इमीडिएट रेनफोर्समेंट एंड मे बी डेमोन्स्ट्रेटिव लेटर, यानी कि जो लर्निंग है वो बिना एकदम से इमीडिएटली अगर हम रेनफोर्स कर देते हैं उस चीज को बोला जा रहा है कि इमीडिएट के बिना हो रही है, और मैनी जो यहाँ पे बहुत से जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं थोड़ा देर में, ये बोला जा रहा है लेटेंट लर्निंग के अंदर, जो कि टॉलमैन ने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिट्स प्रेजेंटेड डैश फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन का मतलब है हमारे पास जो है कोई भी कौशल है, चाहे वो आपका बोलने का है, चाहे आपका लिखने का है, कोई भी टाइप की स्किल की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्किल एक्वायर कर रहे हैं आप, एक्विजिशन हो रही है, आप किसी चीज को सीख रहे हो, तो फिट ने कितनी फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन के बारे में बात की है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 हमारे पास जो है वो रहती हैं। ठीक है, फिट्स ने ये दी हैं आपके पास 3, इनके साथ में जो है वो पॉन्सनर ने भी जो है वो काम किया है। ठीक है, प्रपोज 3 फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, वो कौन कौन सी है? कॉग्निटिव फेज है, एसोसिएटिव फेज है और ऑटोनोमस फेज। ये 3 फेजेस की बात जो है वो फिट्स और पॉन्सनर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डैश, यानी कि बड़ी संख्या में सीखने वाले विकलांग बच्चों में डैश है, फोबिया है, इल्यूजन है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है। बड़ी संख्या में सीखने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनमें क्या होगा? लर्निंग से ही रिलेटेड डिफिकल्टी होगी ना कुछ, तो वो कौन सी है आपकी? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वैसे तो आपसे रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें करना है। तो डिसलेक्सिया वैसे तो क्या है? कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है जो अफेक्ट किस चीज को करती है? रीडिंग को, पढ़ने से संबंधित विकार है, स्पेलिंग से संबंधित विकार है, एंड राइटिंग अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ड्यूरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालीन स्मृति की अवधि वो क्या है? लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम है, लेस देन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से कम है, लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से कम है, या फिर आपके पास है अप टू अ लाइफ टाइम की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लेस देन 30 सेकेंड है, यानी कि 20 to 30 सेकेंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कई जगह पर आपको 15 to 30 सेकेंड भी जो है ये चीज दी गई होती है। तो ये आपके पास जो है STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो इतने टाइम तक जो है वो आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेमोराइज रिलेटिंग टू आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस कंस्टिट्यूट द डैश मेमोरी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से संबंधित यादें डैश स्मृति का गठन करती हैं, यानी कि हमारी जो पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे जो संबंधित यादें हैं एक्सपीरियंसेस से, वो स्मृति का गठन करती है। कौन सी? डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, प्रोसीजरल या सिमेंटिक। तो कौन सी चीज है जहां पे हमारे जो है वो खुद की लाइफ के, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बोलते ना ये हमारी लाइफ का एपिसोड है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एपिसोडिक मेमोरी हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। एपिसोडिक मेमोरी स्टोर करती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स को, वाइल जो सिमेंटिक मेमोरी है वो स्टोर करती है आपके फैक्ट्स को, और जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो आपकी स्किल्स को स्टोर करती है। तो ये याद रखना कि स्किल्स को स्टोर करेगी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, और जो आपकी सिमेंटिक्स है वो स्टोर करते हैं आपके फैक्ट्स को, एक्सपीरियंसेस को, एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में? डैश सॉ मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। डैश ने स्मृति को एक रचनात्मक और प्रजनन प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा।
कौन है जिसने इस चीज को इस तरीके से नहीं देखा, ये यहां पे पूछा जा रहा है। एबिंगहॉस ने, या आपके शैलिश ने, क्रैक एंड लॉकहार्ट ने, या बार्टलेट ने। तो कौन है जिसने स्मृति को एक रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में और आपके रिप्रोडक्टिव फॉर्म में नहीं देखा, एंड नॉट अ रिप्रोडक्टिव फॉर्म, सॉ मेमोरी एज, उसने कंस्ट्रक्टिव वे में देखा कि मेमोरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव वे में है और ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि जो बार्टलेट हैं इन्होंने मेमोरी को कंस्ट्रक्टिव वे पे देखा, ना कि जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो मीनिंग है इसका, ये किस चीज के ऊपर प्रभावित है, कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कीमा से, हमारे माइंड में किसी चीज को लेके क्या स्कीमा है, हमारी प्रायर नॉलेज, हमें पहले से किसी चीज के बारे में क्या नॉलेज है, हमारा जो किसी चीज के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। नॉट मियरली रिप्रोड्यूसिंग इवेंट्स एग्जैक्टली, ना कि डायरेक्ट हम जो है किसी इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पीपल हु गो टू स्लीप आफ्टर memorizing should as dash as compared to those who remains awake। यानी कि जो लोग याद करके सो जाते हैं उन्हें जागते रहने वालों की तुलना में करना चाहिए, क्या करना, मतलब क्या हो जाता है उनके साथ में, वो ज्यादा चीजों को भूल जाते हैं या बहुत कम चीजों को भूलते हैं या टोटली चीजों को भूल जाते हैं या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे वो कम भूलते हैं, फॉरगेट लेस। तो क्या बोला, जो लोग याद करके सो जाते हैं उन्हें जागते रहने वालों की तुलना में, जो जागे रहे हैं है ना, उनकी तुलना में वो कम भूलते हैं। तो जो लोग याद करके सो जाते हैं उनकी बात करें तो वो वहां पे फॉरगेट लेस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लीप हेल्प्स कंसोलिडेट मेमोरी, जो आपकी नींद है वो हेल्प करती है आपकी जो मेमोरी है उसको कंसोलिडेट करने में, एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस, ताकि कहीं कोई आपकी जो नई इंफॉर्मेशन है, कोई चीज आपको जो है इंटरफेयर कर रही है आपके मेमोरी में, तो उन सारी चीजों को जो है वो वहां से कम करने में हेल्प करती है, न्यू इंफॉर्मेशन जो आप वहां पे सीख रहे हो। सो पीपल फॉरगेट लेस आफ्टर स्लीपिंग, इसीलिए सोने के बाद जो है वो कम चीजों को भूलते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप कोई चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, उसके बाद आपको जो है वो थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द PQRST मेथड टू एनहांस मेमोरी। याददाश्त बढ़ाने के लिए PQRST विधि जो है वो किसने विकसित की है, थॉमसन एंड रॉबिन्सन ने की है, या क्रेक एंड लॉकहार्ट ने की है, एटकिंसन एंड सिफ्रिन ने की है, या फ्रेडरिक बार्टलेट ने की है, जिनका नाम हमने अभी देखा था। तो PQRST विधि जो है वो थॉमसन एंड रॉबिन्सन ने जो है वो यहां पर डेवलप की है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। PQRST मेथड की हम बात करें तो इसमें हम किसी चीज को प्रीव्यू करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर सेल्फ रिसाइट करते हैं और लास्ट में टेस्ट करते हैं। तो ये डेवलप किया था आपके थॉमसन एंड रॉबिन्सन ने, ताकि जो आपकी मेमोरी है, आपकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, all glass articles are breakable, this is a glass jug so it can break, this is an example of dash। यानी कि सभी कांच के लेख जो है वो टूटने योग्य हैं, ये बोला जा रहा है कोई भी चीज है वो टूटने योग्य है। यह एक कांच का जग है ताकि यह टूट सके, यह डैश का एग्जाम्पल है। किस चीज को बता रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग को, इंडक्टिव रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, नन ऑफ दीज को। तो किस चीज को बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग को बता रहा है। कैसे ये चीज बनेगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि निगमनात्मक तर्क। क्या बोला गया है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है, इसमें हम रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं कि कोई चीज है, किसी चीज के पीछे जो एक रूल बनाया गया है, अब उसको उदाहरण फॉर्म में बोला गया है। यहाँ पे कैसे चलते हैं हम, ये चलता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक की तरह चलता है ये आपकी जो डिडक्टिव रीजनिंग है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में अप्लाई किया जाता है जनरल रूल टू स्पेसिफिक केस, सिंस ऑल ग्लास आइटम्स जो हैं वो ब्रेकेबल हैं। ये रूल है कि जितने भी ग्लास की आइटम्स हैं वो क्या है, टूटने वाली हैं। अ ग्लास जग मस्ट बी ऑल्सो ब्रेकेबल, इसलिए जो ग्लास का जग है, तो जग क्या है, एक एग्जाम्पल है ग्लास की चीजों का, तो वो भी क्या होगा, टूटेगा ही टूटेगा। तो डिडक्टिव मैथड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, स्ट्रेटजीज नॉट हेल्पफुल इन एनहांस क्रिएटिव थिंकिंग। रचनात्मक सोच को बढ़ाने में सहायक रणनीतियां नहीं। कौन सी है जो
रचनात्मक थिंकिंग को यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाती नहीं है, इनमें से कौन सी है? तो यूज ऑफ ऑसबोर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को अगर हम यूज करें, क्या वो क्रिएटिविटी को बढ़ाने में सहायता नहीं करती है? जब किसी चीज की ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो हमारा जो दिमाग है वो तो झुंझलाता है ना, वहां पे हम उसका यूज करते हैं, तो ये तो होगा। Become more aware and sensitive of feelings, sight, sounds, etc. around you, यानी कि हमें ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, तो ये चीज भी हो सकती है। यूज ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक चीज को सॉल्व करना है अगर हमें, तो हम एक ही तरीके से सोच रहे हैं। नेवर रेस्पेक्ट द फर्स्ट आइडिया ऑफ अ सोल्यूशन, कि हम कभी भी जो है फर्स्ट आइडिया फॉर अ सोल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे, इस तरीके से बात हो रही है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी जो है वो यहाँ पे क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए यूज नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज नहीं करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट का नहीं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नैरो है हमारे पास टू वन करेक्ट सोल्यूशन, जिसमें हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल सकता है, विच रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी को वो रोक सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर्स डाइवर्जेंट अप्रोच, ये जो है वो डाइवर्जेंट अप्रोच की यहाँ पे जो है वो जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, अगर हम व्यवहारवादियों के तौर पे बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज डैश प्रिंसिपल, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, वो डैश सिद्धांतों का पालन करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का, हेरिडिटरी का, मेमोरी का, फॉरगेटिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये एक व्यवहारवादी यानी कि जो स्किनर है इसमें से, वो आपके जो है वो व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्ट है। तो उनमें जो आपके स्किनर है वो बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज डेवलप होती है थ्रू रेनफोर्समेंट, कि बच्चों को अगर पुनर्वलन प्रदान किया जाए, इमिटेशन करवाई जाए, अनुकरण करवाया जाए, तो उनमें जो है वो भाषा का विकास हो सकता है। एंड कंडीशनिंग हो सकती है, नॉट हेरिडिटी। कंडीशनिंग हो सकती है लेकिन हेरिडिटी से नहीं हो सकती है, ये चीज यहाँ पे इस तरीके से बात बताई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा के वर्ड से डिराइव हुआ है, वो कौन सा है? मोवियर है, मोवर है, मोवी है, नन ऑफ दीज है। तो जो मोटिवेशन है वो हमारे मोवियर वर्ड से जो है वो डिराइव हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए मोवियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोवियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है, जिसका मतलब है टू मूव, रिफ्लेक्टिंग द ड्राइव बिहाइंड बिहेवियर, जो किसी भी व्यवहार के पीछे जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान अगर किसी चीज के बारे में अच्छा कर रहा है, यानी कि वो अच्छे से मोटिवेट है, इस तरीके से जब हम उसे कहते हैं तो वो पहले से उसके पीछे रिफ्लेक्ट होता है उसका वो बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो मैस्लो ने हायरार्की दी है, इस तरीके का जो है उन्होंने जो है वो 5 स्टेप थ्योरी दी है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बॉटम पे यानी कि सबसे निचले भाग में कौन सा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, बिलोंगिंगनेस की नीड है, सेफ्टी नीड है। तो सबसे नीचे आपकी जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड आती है, यानी कि जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान की जो नीड रहती है वो आती है उसकी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड पे, यानी कि सबसे लोएस्ट नीड उसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय, निराशा आक्रामकता परिकल्पना डैश द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अब्राहम मैस्लो के द्वारा, जेम्स एंड लैंग के द्वारा, डेविड मैकलेन के द्वारा, या डोलार्ड एंड मिलर के द्वारा जो है वो किसके द्वारा जो है यहाँ पे आपकी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस डेवलप्ड हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो डोलार्ड एंड मिलर हैं, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया हुआ है। आपके जो फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है एंड ऑफन लीड्स टू एग्रेशन को भी बढ़ाता है व्हेन गोल्स आर ब्लॉक्ड, जब आपके जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तब ये चीज बढ़ती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्ट्रेटजीज यूजफुल इन मैनेजिंग एग्जामिनेशंस एंजाइटी, परीक्षा की चिंता के प्रबंधन में उपयोगी रणनीतियां कौन सी हैं? आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर वेल, रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स रहना चाहिए। तीसरी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए,
या लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको परीक्षा की चिंता के तौर के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सारी चीजें करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आपको चीजों रिलैक्स भी रहना पड़ेगा और आपको जो है वो वहां पे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम की एंग्जाइटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेंटल एज ऑफ a 10 years old boy is 12 years, find the IQ। यानी कि जो 10 साल के लड़के की मानसिक आयु, देखो IQ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास IQ का है। अगर आपसे IQ निकालने को बोला जाए तो बोला जा रहा है कि किसी बच्चे की जो मेंटल एज है, वो मेंटल एज क्या है आपके पास, कितनी है, मानसिक आयु 12 साल है और उसका जो IQ खोजने को बोला है, 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है, खुद की एज कितनी है उसकी, 10 साल है, तो उसका IQ आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखा, 10 साल के लड़के की मानसिक आयु, तो लड़का खुद कितने साल का है, 10, तो यह उसकी रियल एज, और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12, तो उसका IQ पूछा है। तो 10 को यहाँ से हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे 10 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है इस चीज की बताई हुई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हमने आज के क्लास में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है तो आप इनको एक्सप्लेनेशन, सारी हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को साथ में दी गई है। जिन भी स्टूडेंट को, अब कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप लोगों को इन सारी चीजों को डीप डाउन जाके पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो एक नंबर में आप लोगों को अगेन यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप लाइव नहीं लगा पाते हो, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी चीज को देख सकते हो। आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे जो है वो गाइडेंस भी टीचर्स की प्रोवाइड कराई जाती है। हर एक टीचर आप लोगों को जो है वो जिस भी चीज के प्रति आपको लगता है हमें गाइडेंस की जरूरत है, आपको गाइड किया जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास होती है उसकी PDF फॉर्म में नोट्स भी जो है वो क्लास के एंड में दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीजों की जो कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इस कंप्लीट कोर्स की फीस की बात करूं तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों की जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। ये आप लोगों की वन टाइम फीस है, आपको बार बार पे नहीं करनी है। जिस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो, ये कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।